नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप गंगा सवेरा। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सारी खबरें अगले 1 घंटे तक आपको हम लगातार देंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आज पूरे दिन वो कौन सी खबरें हैं जिन पर हमारी नजरें रहेंगी। साथ ही गंगा सवेरा के आज के इस अंक में यूपी और उत्तराखंड की सभी छोटी बड़ी खबरों के साथ कौन सी वो खबरें हैं जिनका अपडेट हम आप तक आज पहुंचाएंगे। यूपी में लगातार दूसरे दिन कोरोना के आंकड़ों में कमी आई है। बीते मंगलवार प्रदेश में 20,463 नए केस सामने आए, जबकि उससे कहीं अधिक 29,358 लोग ठीक होकर अपने घर लौटे। हालांकि दुख की बात यह रही कि संक्रमण ने 306 मरीजों की जिंदगी भी छीन ली। कैसे कोरोना के आंकड़े कम हो रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही आज एक बार फिर से सीएम योगी टीम 9 के साथ बैठक करेंगे। सरकार अब टीकाकरण पर फोकस कर रही है और माना जा रहा है कि वैक्सीनेशन को लेकर सीएम अहम निर्देश दे सकते हैं। बैठक में क्या हो सकता है, इसे लेकर हम अपने संवाददाता से अपडेट लेंगे। ग्रामीण इलाकों में फैलते संक्रमण को रोकने के लिए सर्वे अभियान जारी है, जिसके तहत टेस्टिंग जारी है। आपको यह भी बता दें कि यूपी सरकार की इसी पहल की WHO ने भी तारीफ की है। साथ ही थर्ड वेव से निपटने के लिए सरकार की तैयारी क्या है, यह भी हम आपको बताएंगे। अब बढ़ते संक्रमण के बीच कल यूपी में शराब की दुकानें खोल दी गई हैं। जैसे कि हमने आपको दिखाया कि कल शराब की दुकानों पर बड़ी भीड़ उमड़ी। आज भी दुकानें खुलेंगी। क्या होंगे हालात, इस पर हमारी नजर रहेगी। कल देवप्रयाग में प्रकृति का कहर देखने को मिला। 3 जगहों पर बादल फटने की घटना से कई इलाकों में तबाही हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के सीएम को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। इस खबर पर हम अपडेट लेंगे। साथ ही सीएम तीरथ सिंह रावत आज दोपहर 2 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक करेंगे। कोरोना को लेकर बैठक में चर्चा होगी। जीवन रक्षक ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन 80 टन ऑक्सीजन के साथ देहरादून के हर्रावाला स्टेशन पर पहुंच चुकी है। सुबह 7 बजे ऑक्सीजन एक्सप्रेस का स्वागत करने सीएम रावत खुद पहुंचेंगे। ऑक्सीजन लेकर ट्रेन झारखंड के टाटा नगर से दून पहुंची। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब पूर्वांचल की हर छोटी बड़ी खबर सुपरफास्ट अंदाज में आपको दिखाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जौनपुर स्थित पूर्व एसपी ग्रामीण सीओ सदर के साथ कई थानों की फोर्सेस ने छापा मारा। 1 महीने पहले नगर स्थित आवास पर भी टीम ने छापा मारा था। भदोही में तेज रफ्तार बेकाबू ट्रैक्टर ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया और इस घटना में युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मिर्जापुर में बच्चा चोरी के बाद पुलिस की दबिश का असर दिखा। 7-8 मई की रात चोरी हुए 4 साल के बच्चे को बदमाशों ने बगीचे में छोड़ दिया। गाजीपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोरोना टेस्ट करने वाले कर्मचारियों को पीपीई किट और ग्लव्स मुहैया नहीं करवाया जा रहा। बैठक में कर्मचारियों ने इस बात की शिकायत जिलाधिकारी से की है। सिद्धार्थनगर में गरीबों और जरूरतमंदों को मुफ्त भोजन देने के लिए बनाए गए सामुदायिक रसोई के कर्मचारी पैसे लेकर भोजन करा रहे हैं। इस पूरे प्रकरण का वीडियो वायरल होने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कोरोना से जारी जंग के बीच बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। मऊ में रानीपुर ब्लॉक के एक गांव में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने लोकगीतों के माध्यम से लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक किया। बलरामपुर के थाना तुलसीपुर में 3 महीने की गर्भवती महिला की बेरहमी से पिटाई की गई है, जिसमें महिला को सर में चोटें आई हैं। आरोप यह है कि दहेज के लिए ससुराल वालों ने महिला को बेरहमी से पीटा है। पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बलिया में गंगा नदी में करीब 10 भर शव मिलने के बाद प्रशासन ने शव को जमीन में दफनाकर अंतिम संस्कार कर दिया और कुछ दिन पहले मिले इन शवों की जांच के बाद कोई शिनाख्त तक नहीं हो पाई है। तो पूर्वांचल की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में आपने देखी। अब आगे बढ़ते हैं और अब खबर लखनऊ से। कोरोना की तीसरी लहर से पहले सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। एक्सपर्ट की राय के बाद बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए। बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए आईसीयू बेड बनाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी अस्पताल में 10, मेडिकल कॉलेजेस में 25 आईसीयू बेड बनाने के निर्देश दिए गए। दूसरी वेव में पूर्णतः क्षतिग्रस्त, पूर्णतः तहस नहस दिखी पूरी की पूरी व्यवस्था, पूरा का पूरा सिस्टम। ऐसा लगा तैयारियां थी ही नहीं। लोग ऑक्सीजन की किल्लत से मरे, बेड नहीं मिला तो परेशान हुए, वेंटिलेटर बेड मिलना तो मानो नामुमकिन सा लगा।
और अभी हालात थोड़े से ठीक हुए हैं और अब बेड्स की संख्या बढ़ाई जा रही है और तीसरी वेव में कहा जा रहा है कि बच्चों पर चूंकि असर होगा ज्यादा, इसीलिए अस्पतालों में बेड्स की संख्या बढ़ाई जा रही है, विशेष तौर पर जो बच्चों के लिए। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण को लेकर यूपी सरकार के काम की एक बार फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तारीफ की है। WHO ने अपनी वेबसाइट पर यूपी के गांव में कोविड कंट्रोल के लिए किए जा रहे माइक्रो मैनेजमेंट की तारीफ की। WHO ने यूपी के ग्रामीण इलाकों में कोरोना को रोकने के लिए चलाए जा रहे महाअभियान की चर्चा करते हुए अपनी रिपोर्ट में बताया कि यूपी सरकार ने किस तरह से 75 जिलों में 97,941 गांव में घर घर संपर्क करके कोरोना जांच कराने के साथ आइसोलेशन और मेडिकल किट की सुविधा उपलब्ध करवाई है। WHO ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि यूपी के ग्रामीण इलाकों में किस तरह से योगी सरकार ने सामुदायिक केंद्रों, पंचायत भवनों और स्कूलों में कोरोना मरीजों की जांच और इलाज की सुविधा शुरू की है। स्वास्थ्य विभाग की 1,41,610 टीमें पूरे प्रदेश में दिन रात काम कर रही हैं। कोविड मैनेजमेंट की इस पूरे अभियान पर नजर रखने के लिए योगी सरकार ने 21,242 पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। तो कोरोना कंट्रोल के लिए यूपी सरकार की तारीफ की है WHO ने। किस तरह से गांव-गांव में माइक्रो मैनेजमेंट किया जा रहा है, उसका जिक्र अपनी रिपोर्ट में WHO ने किया है। तो कोरोना संकट से निपटने के लिए चल रहे अभियान के बीच विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है, वो ट्वीट आपको दिखाते हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करने की कांग्रेस की साजिश उनकी जन विरोधी प्रवृत्ति को प्रकट करती है। सीएम योगी ने अपने ट्वीट में लिखा कि आज जबकि पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ है और उनकी अगुवाई में कोरोना से लड़ रहा है, उस वक्त कांग्रेस के नेताओं का दुष्प्रचार उनकी कुटिल मानसिकता की मिसाल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह ट्वीट और इसके आगे उन्होंने लिखा कि पत्र साफ साफ जेपी नड्डा ने बताया कि किस तरह से कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को कांग्रेस के शीर्ष नेताओं द्वारा सुनियोजित दुष्प्रचार के जरिए ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए विपक्ष पर निशाना साधा है। तो सीएम योगी ने अपने ट्वीट में बिना अखिलेश यादव का नाम लिए उन पर भी हमला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्वीट में लिखा है कि प्रदेश के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने यह कहकर कि ये भाजपा की वैक्सीन है और हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, जनता को गुमराह करने और कोरोना के विरुद्ध इस लड़ाई को कमजोर करने का कुप्रयास किया। मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोविड के विरुद्ध इस युद्ध में हम मिलकर शीघ्र विजयी होंगे। कोरोना के कहर से जूझ रहे राजधानी लखनऊ को एक और कोविड हॉस्पिटल की सौगात मिली। लखनऊ से सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हज हाउस में बने कोरोना अस्पताल का उद्घाटन किया और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रक्षा मंत्री के साथ मौजूद थे। उद्घाटन के बाद दोनों नेताओं ने अस्पताल का निरीक्षण किया, वहां की स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। 255 बेड वाले इस कोविड हॉस्पिटल में कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन, वेंटिलेटर समेत कई और स्वास्थ्य सुविधाओं का इंतजाम है। उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से यह 255 यह बेड्स का यह बनकर यह कोविड हॉस्पिटल यहाँ पर तैयार हुआ। इसके पहले हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी ने DRDO का जो लगभग 500 बेड का जो कोविड हॉस्पिटल बना है उसका भी उन्होंने लोकार्पण किया था। यहाँ पर जो लगभग 25 वेंटिलेटर्स और अप्रॉक्सीमेटली 100 के आसपास यहाँ पर HFNC यानी जो क्रिटिकल जो केसेस होंगे इनके ट्रीटमेंट की यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। आज इसका निरीक्षण करने के लिए हम लोग आए थे। उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज की सराहना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी किया। यह कोई छोटी बात नहीं है और मैं तो कहना चाहूँगा कि देश में जितनी भी राज्य सरकारें हैं, सभी राज्य सरकारें और हमारी केंद्र सरकार जितना हो सकता है इस चैलेंज को मीट आउट करने के लिए मैक्सिमम एफर्ट की जितनी भी आवश्यकता है वो उनके द्वारा किया जा रहा है। लेकिन मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहूँगा कि जो करेगा उसी से कहीं ना कहीं कोई
चूक हो सकती है अथवा कमी रह सकती है तो उसकी आलोचना नहीं की जानी चाहिए, बल्कि उसको सुझाव दिए जाने चाहिए। 255 बेड का डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल HAL की मदद से लखनऊ में फिर से प्रारंभ हो रहा है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री केयर फंड से ऑक्सीजन प्लांट हर जनपद में स्थापित हो, एक कार्रवाई फर्स्ट वेव के समय से प्रारंभ हो चुकी थी। युद्ध स्तर पर वे प्लांट लग रहे हैं। सेकेंड वेव आने के बाद इसमें और तीव्रता आई है। पिछले कई दिनों से कोरोना की दूसरी लहर की मार झेल रहे यूपी के लिए अब धीरे धीरे ही सही लेकिन राहत भरी खबरें आने लगी हैं। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 20,463 नए मामले सामने आए, जबकि 29,358 मरीज कोरोना से ठीक हुए। यूपी में अब कोरोना के 2,16,057 एक्टिव केसेस हैं। बीते 24 घंटे में पूरे प्रदेश में 2,33,705 कोरोना टेस्ट हुए और अब तक यूपी में कुल 4,34,04,184 कोरोना टेस्टिंग की जा चुकी है। इस सबके बीच सीएम योगी आदित्यनाथ आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टीम 9 की एक बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में नए दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं और खास तौर से अब सरकार का सारा फोकस वैक्सीनेशन पर है और उसे लेकर कुछ विशेष निर्देश दिए जा सकते हैं। 24 घंटों में संक्रमण के 20,463 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 29,358 है। इस प्रकार आज भी नए संक्रमण की तुलना में लगभग 9,000 संक्रमित व्यक्ति ज्यादा उपचारित हुए हैं। एक्टिव केसेस की कुल संख्या अब घट करके 2,16,057 रह गई है। और इस खबर पर शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, केसेस कम हो रहे हैं वो दिख रहा है, लेकिन केसेस अभी भी 20,000 बने हुए हैं। 20,000 के पास तो केस आए रहे हैं और मौतों का जो सिलसिला है वो भी लगातार जारी है और वैक्सीनेशन भी दूसरी तरफ चल रहा है। अब सवाल ये है कि आज भी टीम 9 की बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। वैक्सीनेशन को लेकर इस पर चर्चा होगी, क्योंकि वो जो वैक्सीनेशन आई है वो बहुत ज्यादा नहीं है और ज्यादा लंबे समय तक वो चल नहीं पाएगी, लग रही है लोगों को रोजाना। ऐसे में और ज्यादा खेप क्या मंगाए जा रहे हैं, उसके लिए क्या कुछ चल रहा है और कोरोना के बढ़ते अभी जो केसेस हैं उनको रोकने के लिए क्या कुछ चल रहा है प्रदेश में? राजीव, अगर आप आंकड़ों को देखें तो देखिए 20,000 से ऊपर अभी भी एक्टिव केस हैं। ये राहत भरे इसलिए लग रहे हैं क्योंकि एक वक्त आया जब प्रदेश में 36,000 38,000 केस एक दिन में दिखे। इससे तुलना करते हैं तो 20,000 कम लगते हैं, लेकिन अगर वैसे देखें तो 20,000 की संख्या बहुत बड़ी संख्या है। फर्स्ट वेव में अगर आपको ध्यान हो तो 11,000, 10,000, 11,000, 8,000 के आसपास केस बहुत बड़े लगते थे, लेकिन आज 20,000 सिर्फ इसलिए कम लग रहे हैं क्योंकि प्रदेश में 38,000 तक केस सामने आए हैं। इसी तरह अगर हम देखें एक्टिव केस की संख्या तो अभी भी 2 लाख से ऊपर है, इसे कम नहीं कहा जा सकता। और कहीं ना कहीं ये देखिए जो कोरोना कर्फ्यू है इसका असर है। कोरोना कर्फ्यू फिलहाल 17 तारीख तक है, आगे क्या इसका विस्तार होगा नहीं होगा ये समीक्षा होगी 16 तारीख को, एक बार फिर फैसला किया जाएगा। जहाँ तक बात है इसके परमानेंट सॉल्यूशन का, तो वो फिलहाल वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है और वैक्सीन की जो आपने बात कही एक लिमिट है अभी फिलहाल, लेकिन लगातार प्रदेश सरकार जो है वैक्सीन मंगाने के लिए जो कंपनी है, चाहे वो भारत बायोटेक हो चाहे वो सीरम इंस्टीट्यूट हो, इनसे संपर्क में है और इसी का नतीजा है कि अभी तक 3 लाख वैक्सीन जो है भारत बायोटेक भेज चुका है कोवैक्सीन की। सीरम इंस्टीट्यूट की बात करें तो 3.5 लाख वैक्सीन भेज चुका है कोविशील्ड की। इसी तरह लगातार नई खेप आती जा रही है। दोनों कंपनियों को 50-50 लाख वैक्सीन का पहले ही ऑर्डर प्लेस करके उन्हें 10-10 करोड़ रुपए एडवांस भी राज्य सरकार की तरफ से दिया जा चुका है। दूसरी जो इंतजार की घड़ी है वो है जब ग्लोबल टेंडर खुलेगा। ग्लोबल टेंडर में 4 करोड़ वैक्सीन के लिए ऑर्डर प्लेस है और होने हैं और ये टेंडर 21 मई तक इसमें बिड डालने की तारीख है। और देखिए जब 21 को बिड खत्म होगी फिर उसके बाद टेक्निकल बिड, फाइनेंशियल बिड ये सब खुलेंगे और देखा जाएगा कौन सी वैक्सीन आती है, कब तक आती है। सबसे बड़ी बात, मान लीजिए कोई कंपनी इसमें आए, जो कंपनीज आएंगी वो सप्लाई कब तक देती हैं, ये सबसे बड़ा सवाल होगा क्योंकि इस समय ज़रूरत तत्काल की है। वैक्सीन की आपूर्ति कम होने की वजह से ही जो लोगों का रोज का टारगेट रखा गया है वो काफ़ी कम रखा गया। अगर हम लखनऊ का ही देखें
तो इतना बड़ा बिल्कुल शैलेश, और ऐसे वक्त में जहां वैक्सीनेशन ड्राइव को और तेज किया जा रहा है, क्योंकि प्रायोरिटी यही है कि वैक्सीन लगाने पर फोकस किया जाए। कुछ लोगों को एक फेज का वैक्सीन लगाया जा चुका है और कहा भी यही जा रहा है कि जो वैक्सीन अभी बची हैं उनमें से 70% उन लोगों के लिए रिजर्व रखा जाए जिनकी सेकेंड डोज बाकी है, और बाकी का 30% नए वैक्सीनेशन के लिए हो। ऐसे में सरकार की भी प्राथमिकता है कि जल्द से जल्द जो वैक्सीन की कमी है उसको पूरी करने के लिए ये ग्लोबल टेंडर की प्रक्रिया जो है वो जल्द से जल्द अपने अंजाम तक पहुंचे। लेकिन जिस तरह से यूपी में हमने देखा बीते दिनों किस तरह से यहाँ पे केसेस लगातार बढ़ रहे थे, उसके मैनेजमेंट को लेकर सवाल उठ रहे थे, लेकिन 2 दिन का डेटा अगर शैलेश उठाकर देखें तो यहाँ पर ठीक होने वालों की तादाद ज्यादा नजर आती है नए संक्रमितों से। हालांकि संक्रमितों का आंकड़ा अभी भी बढ़ा है, पर WHO ने इसकी तारीफ की है। किस तरह से मैनेजमेंट के कौन से पॉइंट्स का जिक्र WHO ने अपनी रिपोर्ट में किया है? देखिए, WHO की रिपोर्ट में जो जिक्र किया गया है वो खास तौर से जो गांव-गांव इस समय सर्वे अभियान चल रहा है जो 5 तारीख से शुरू हुआ था। देखिए, पंचायत चुनाव हुए, पंचायत चुनाव के बाद जो सबसे बड़ा खतरा दिख रहा था वो था ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड के फैलने का। इसके बाद 5 तारीख से अभियान चलाया जाता है। पहले 5 से 9 तारीख तक था, बाद में उसको और बढ़ाया गया और 12 तारीख तक किया गया। WHO ने अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र किया हुआ है कि किस तरह से गांव-गांव में ट्रेसिंग हो रही है, वहां पर मेडिकल किट बांटी जा रही है, वहां पर जो लोग इस तरह से संक्रमित मिलने या लक्षण है उनको आइसोलेट करने की व्यवस्था की जा रही है। इस चीज़ का WHO ने जिक्र किया है, तारीफ की है सरकार की। लेकिन इस तारीफ से बहुत उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि निश्चित रूप से जो काम है वो किया जा रहा है। और यहाँ पर अगर देखें तो जो ग्रामीण बिल्कुल बहुत ज्यादा उत्साहित होने की वाकई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ तस्वीरें हमने कल भी दर्शकों को दिखाई थी जिसमें दिख रहा था कि जो सर्वे करने के लिए लोग जा रहे हैं ना उनके पास PPE किट्स हैं, ना उनके पास ग्लव्स हैं, और कुछ जगहों पर तो यह आलम है कि जिन लोगों का टेस्ट नहीं हुआ उनके पास रिपोर्ट पहुंच गई कि आप पॉजिटिव हैं। जो लोग बीमार हैं उनके पास कोई जा नहीं रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया शैलेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। कोरोना महामारी में जहां एक तरफ लोगों की जान तक जा रही है तो दूसरी तरफ इस आपदा में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी जेबें भरने से चूक नहीं रहे। ऐसा एक मामला गोरखपुर से सामने आया, जहां पर एक निजी नर्सिंग होम के 2 कर्मचारियों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। दोनों कर्मचारी 1299 रुपए के इंजेक्शन को 18,000 रुपयों में बेच रहे थे, लेकिन 2 कालाबाजारियों को ड्रग विभाग ने रंगे हाथों पकड़ लिया। तो मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति है जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है और वो एक इंजेक्शन के 18,000 रुपये मांग रहा है, और उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हमको उन्होंने फॉरवर्ड किया था। तो उसी के बेसिस पे हमने उनको बोला था कि आप उससे मतलब तय करके और अब अवध क्षेत्र की खबरें आपको सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अंबेडकर नगर में शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 की हालत गंभीर है। आशंका जताई जा रही है कि शराब पीने के बाद सभी की तबीयत बिगड़ी, जिसमें 5 लोगों ने दम तोड़ दिया। सीतापुर में प्रधान पद के 9 प्रत्याशियों का निधन हो गया था, जिसके बाद दोबारा चुनाव करवाया गया। 61 उम्मीदवार मैदान में थे। कुछ जगहों पर नतीजे घोषित कर दिए गए हैं, तो वहीं पर कुछ ब्लॉक्स में वोटों की गिनती जारी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद प्रतापगढ़ में 7 साल से कम सजा वाले मामलों के 15 कैदियों को अंतरिम जमानत मिल गई। 36 बंदियों के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद अब तक 15 कैदियों को जमानत दी जा चुकी है। सुल्तानपुर में लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई किया। नगर कोतवाली पुलिस को लगातार दुकानें खुलने की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद दुकानें बंद करवाई गई। औरैया विधायक ने कोरोना संक्रमितों के लिए अपने फंड से 20 लाख रुपए दिए हैं। इस राशि से ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाएगी, साथ ही CHC में 50 बेड का कोरोना अस्पताल बनाया जाएगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर नियंत्रण के लिए प्रयागराज में इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जिले को 14 जोन में बांटा गया है। हर जोन में डॉक्टरों और कर्मचारियों की तैनाती की गई है। अमेठी में एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। अवैध तरीके से रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने के मामले में डीएम ने ACMO पर कार्रवाई की है। पूरे मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम बनाई गई है। बाराबंकी में शराब की दुकानों को खोलने के आदेश के बाद दुकानों पर भीड़ उमड़ पड़ी, जिसकी वजह से कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ। और इसी के साथ गंगा सवेरा में रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में क्या रहने वाला है खास, अब बताते हैं।
चलिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। आज दिन भर किस तरह हलचल रहने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 9 के साथ आज एक मीटिंग करने वाले हैं। सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ये पूरी बैठक होगी, जिसमें सीएम योगी दे सकते हैं अधिकारियों को नए निर्देश। वैक्सीनेशन पर फोकस करने को लेकर ये इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में कोरोना मरीजों की पहचान के लिए टेस्टिंग होगी। WHO ने ट्वीट करके ग्रामीण इलाकों में चल रहे सर्वे की तारीफ की। गांव में बढ़ते संक्रमण को लेकर उसे देखते हुए 5 मई से ये सर्वे जो है वो पूरे यूपी में शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड में क्या रहेगा, खास बताते हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत की आज दोपहर 2 बजे एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ होने वाली है। उत्तराखंड में कोरोना के जो हालात हैं उस पर चर्चा होने वाली है। उत्तराखंड में कोरोना के केसेस गिर नहीं रहे, लगातार कंसिस्टेंसी है, तो ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ ये बैठक होने वाली है। और चलिए इसी के साथ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।